Hey, hello everyone, and yes, of course, welcome back to my channel named Learning to Learn. So yes, हमने एक टेस्ट किया था as on 24/7/2020, राइट? और उस टेस्ट में हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस किए थे रिसर्च के. आज मैं उसी का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ. एंड ऑफ कोर्स आई डिड नॉट गिव द एक्सप्लेनेशन फॉर इकोनॉमिक्स, बट आई विल अपलोड दैट for sure soon, right? So let us start with this particular thing. Okay, now इसमें हम 50 क्वेश्चंस नहीं कर पाए क्योंकि स्पीड थोड़ी स्लो थी, बट येस वी वर एबल टू कंप्लीट 40 क्वेश्चंस. सो येस, ये क्लास अनअकैडमी पे था, तो अनअकैडमी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और ये टेस्ट ले सकते हैं वापस, राइट? एंड ये मेरा रेफरल कोड है. अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी पेमेंट करते हैं और मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक्स. यस, मैं सुबह 7 AM को टैक्सेशन पढ़ाती हूँ अनअकैडमी पे. ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, राइट? इसके लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और अपने यू कैन से नंबर भरना है एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल. रिसर्च एप्टीट्यूड शाम के 7 बजे और 9 PM माइक्रो इकोनॉमिक्स. और फ्राइडे को यूजुअली हम लोग MCQ करते हैं, ठीक है? सो मंडे टू थर्सडे ये क्लासेस होती हैं. आई होप दैट इज वेरी सिंपल फॉर यू. नाउ ये क्विज के कुछ रूल्स हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं इनको. ओके, नाउ यस, सो ये सारे रूल्स हम फॉलो करते हैं, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द मेन डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, राइट? लॉन्गिट्यूडनल मैंने पहले ही बताया था, जो बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए चलता है, लाइक 3 years, 5 years, 10 years, राइट? जो बहुत लंबे टाइम तक चलता है. और क्रॉस सेक्शनल का मतलब है दो अलग सब्जेक्ट्स या दो अलग वेरिएबल्स या दो अलग टॉपिक्स पे होता है, राइट? So the main difference between longitudinal research and cross-sectional research, right? So qualification of researcher तो नहीं हो सकता, right? Primary versus secondary नहीं. Frequency of data collection, कि कितना frequently आप data collect करते हो, that is the simple answer to this particular question. The next is defining hypothesis is a useful way of approaching research because. इसका मतलब hypothesis आपको क्यों बनाना चाहिए रिसर्च के लिए, what is the reason, right? तो काफी बच्चों ने C दिया था, but C नहीं होना चाहिए. It allows for the development of indisputable proof. नहीं, कई बार आपका hypothesis disprove भी तो होता है, गलत भी तो निकलता है, राइट? तो जरूरी नहीं हाइपोथेसिस सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि आप उसको प्रूव कर पाओ, राइट? आप हाइपोथेसिस क्यों बनाते हो? बी इज द करेक्ट आंसर. इट अलाउज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टेबल प्रपोजिशंस. आप क्या कर सकते हो? टेस्ट कर सकते हो हाइपोथेसिस को, इसीलिए हाइपोथेसिस आप फॉर्मुलेट करते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. The government of India conducts census after every 10 years for the population, right? This method of research is used in this process. बहुत simple है, बहुत basic question है, experimental नहीं है, developmental नहीं है और case study भी नहीं है. अगर elimination से भी निकाल दो, so survey is the correct answer. Very simple answer, right? Next question. A 9-year-old is taller than a 7-year-old. So this is an example of, okay, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो है वो दो वेरिएबल्स के बीच में देखता है या दो अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट करता है, राइट? सो यहाँ पर क्या है, दो अलग अलग टाइप का डेटा है, 9-year-old एंड 7-year-old, जो एक ही वेरिएंस में या एक ही जगह फॉल नहीं करता. सो द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स cross sectional studies. Let's go to the next question. 9-year-old
ओके सो सॉरी, द मेन डिफरेंस बिटवीन बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च, राइट। काफी बच्चों ने ऑल ऑफ द अबाउ दिया था। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो कई बार बेसिक रिसर्च के लिए सैंपल लिया भी नहीं जाता। बेसिक रिसर्च सिर्फ ऑब्जर्वेशन से भी हो सकता है, राइट। तो ऑफ कोर्स प्रोसेस अलग होता है, बट द मेन डिफरेंस इज इन यूटिलिटी, उसका क्या यूज रहेगा। बेसिक रिसर्च इज मेड टू फॉर्मुलेट न्यू theory or a principle, whereas applied research is to apply this theory and prove it right or wrong, right? So both of these are very different and utility is the correct answer. The next question, which type of method can be used in order to create a real world laboratory, right? real world जैसी laboratory अगर आपको create करनी है तो what is the correct answer? कोरिलेशन नहीं, केस स्टडी नहीं, रैंडम असाइनमेंट नहीं। अगर आप एलिमिनेशन से भी निकालोगे तो अभी आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, दैट इज फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ग्राउंड लेवल पे डेटा इकट्ठा कर सकते हो एंड यू कैन गेट द राइट आंसर, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ रिसर्च स्टडी टू लर्न द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट सर्फिंग ऑन एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, इट वाज फाउंड दैट number of hours spent in the internet surfing increases। जब भी आप इंटरनेट में इंक्रीज करते हो, राइट, तो बच्चों का परफॉर्मेंस क्या होता है, डिटोरिएट हो जाता है, खराब हो जाता है, राइट। सो ये कौन सा एग्जाम्पल है, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशन, केस स्टडी, नन ऑफ द अबव। ये हमने स्पेशल क्लासेस में सारे किए थे, राइट। सो दिस इज कोरिलेशन, दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, दैट इट हैज अ नेगेटिव रिलेशन, राइट। A researcher spent several years observing social behavior of people in their native habitat, मतलब जहाँ पर वो नेचुरली रहते थे उनके ऊपर रिसर्च किया गया, राइट। तो इसे हम कौन सा मेथड कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल नहीं हो सकता, कोरिलेशन नहीं हो सकता, केस स्टडी नहीं है, सो इट इज न्यूट्रलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। अगर मैं एलिमिनेशन से भी ये क्वेश्चन करती तो भी मेरा ये क्वेश्चन निकल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टडी ऑफ टू वेरिएबल्स व्हेन वन वेरिएबल गोज अप other variables goes down, it is a negative correlation। very simple, ये तो एकदम डायरेक्ट आंसर था। पॉजिटिव कब होता, जब एक वेरिएबल ऊपर जा रहा है और दूसरा वेरिएबल भी उसके साथ ही ऊपर जा रहा है, ये उसको फॉलो कर रहा है, तो वो होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। नो कोरिलेशन मतलब एक और दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज नेगेटिव कोरिलेशन। द नेक्स्ट इज, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्वे रिसर्च, कौन से स्टेप्स आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब कौन से स्टेप्स पहले आने चाहिए फिर बाद में आने चाहिए। डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, इन्फ्रेंस एंड डेटा एनालिसिस। वेरी सिंपल, सबसे पहले यू विल टेक अ सैंपल, राइट। सैंपल लेने के बाद आप डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा को एनालाइज करेंगे और फिर इन्फ्रेंस निकालेंगे। तो सैम्पलिंग 1, 4, 3 and 2। Okay, so we have 1, 4, 3 and 2 as B option. B is the correct option. Very correct, very simple question again. Which of the following is not the requirement of hypothesis? Please note करना not, right? So be based on facts, yes. Conceivable, yes, कि वो hypothesis को आप ultimately prove कर पाओगे और disprove। Contradiction of knowledge of the nature, no, you don't require that। नॉट पूछा है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ प्रपोजिशन टू बी ट्रू इट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, बाकायदा पूछा है इस चीज को छोड़ के, राइट। तो वो बिलीव्स पे नहीं होना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए। अगर आपने एक्सेप्ट वर्ड पढ़ा होता तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता कि आंसर क्या है। The objective of a research can be written down। Objective किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? See, काफी लोग बोलते हैं it can be in a question form, it can be a statement form, it should be mostly in a statement form। तो इसलिए statement form is the right answer, right? But essential elements of a good research। Good research के लिए क्या चाहिए होता है? You need a well formulated hypothesis, a good research supervisor, adequate library,
a well formulated problem. यहाँ पर भले ही hypothesis दिया है but this was the wrong answer according to me. Hypothesis काफी सारे रिसर्च में यूज भी नहीं किया जाता. For example, historical research. Historical research में you never use hypothesis. So of course मैं इसे generalize नहीं कर सकती but problem हर टाइप के रिसर्च में होता है. So I think D is the correct answer for this. The next question is a good hypothesis should be. बहुत simple question है, सोचे समझे then you'll be able to understand this. Precise, specific and consistent with most known facts, formulated in such a way that it can be tested by the reader, off limit scope and should not have global significance. All of the above is the correct answer. क्योंकि ये सारी चीजें होनी चाहिए एक अच्छे हाइपोथेसिस में. हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड. हाइपोथेसिस किसमें स्टेट नहीं किया जा सकता? जनरल टर्म्स में हम स्टेट नहीं करते, हम उसके या तो डिक्लेरेटिव टर्म्स में स्टेट करते हैं. नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है. ठीक है, अगर आपको नल हाइपोथेसिस क्या होता है और ऑल्टरनेटिव क्या होता है नहीं पता तो प्लीज अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए एंड फ्री क्लासेस अटेंड कीजिए ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ आए कि इसका आंसर जनरल टर्म्स क्यों आया. क्योंकि नल हाइपोथेसिस अलग होता है, डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जैसा होता है. राइट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैन बी वर्डेड इन द क्वेश्चन फॉर्म. इन रिसर्च objectives can be worded in the statement form. Objectives are stated in the chapter first of the thesis. Actually all of the above is right. I don't know how they got it wrong. मुझे पता नहीं कैसे मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, but yes मैंने काफी जगह चेक किया है. All of the above is correct. So D is the correct answer. The satisfactory statistical quantitative method should not possess with one of these qualities. It is not appropriateness. अप्रोप्रिएट होने चाहिए, कंपैरेबल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, फ्लेक्सिबल नहीं होने चाहिए. सो प्लीज इग्नोर दिस आंसर. द करेक्ट आंसर आई एम डैम श्योर इज फ्लेक्सिबल. इट शुड नेवर बी फ्लेक्सिबल. ओके. Which of the following statement is correct? Objectives should be pinpointed. Objectives should be written in question form. Another word for problem is a variable. All of the above is correct. Right. So this is please wrong. Please again forgive me for this. I just have to check this again. I'm really sorry, but D is the correct answer for sure. Okay. The next is a satisfactory statistical quantitative method. Okay, ये हो चुका है. This is flexibility. Next question. The accuracy of the research process depends upon unbiasedness, attitude of the researcher, the sample size, the research method, all of the above. बहुत simple है ये, इसमें कुछ explain करने की भी जरूरत मुझे लग नहीं रही. Next. Who is regarded as the father of social survey, scientific social survey? बूथ सर हैं जिन्होंने इसको दिया है. राइट. एक बार आप अपने बुक्स में भी चेक कर सकते हैं. ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट, अ रिसर्च प्लान should be detailed, should be given to others for review and comments, sets out the rationale of this research study. Right. All of the above are the correct answers. रिसर्च प्लान में सारी चीजें होनी चाहिए. Source of researchable problems can include researchers' own experiences as educators, practical issues that require solutions, theory and past research. All of the above. Right. So the correct answer is of course all of the above. सारी चीजें research problems में आप include कर सकते हो. सारी सोर्सेस जहाँ से आप डेटा लेकर आ रहे हो, ये जहाँ से आपका नॉलेज आ रहा है उसके बारे में बात करना है. द इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ द रिसर्च प्लान गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द प्रायर रेलेवेंट स्टडीज. राइट. कंटेन्स द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ऑफ द स्टडी एंड कंक्लूड्स विद द स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चंस. ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट. वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें शायद डाउट भी नहीं होना चाहिए. इट इज वेरी वेरी सिंपल. ओके. The statement that predicts the cause and effect relationship. कौन सा स्टेटमेंट है जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है? दैट इज एक्सपेरिमेंटल. क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट एक वेरिएबल है, डिपेंडेंट एक वेरिएबल है, और इसमें हम इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है. आइदर दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. राइट. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब भी चेंज होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाता है उसकी वजह से. So this is experimental hypothesis.
इसको आप एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व कर पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी कॉन्फिडेंट दैट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट, इट इज नेसेसरी टू engage in a neutralistic observation, develop a positive correlation, perform a controlled experiment, test for a negative correlation. Very simple. Engage in a control experiment नहीं, ये हम एक्सपेरिमेंट में नहीं करते, तो एक्सपेरिमेंट में ऑफ कोर्स परफॉर्म करेंगे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, यस, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वी नीड टू डू एक्सपेरिमेंट, राइट? सो यस, दिस वाज वेरी सिंपल। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एक प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन का सेट होता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फोकस्ड इंटरव्यू अटेंशन ऑन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, एंड क्लिनिकल इंटरव्यू वुड बी इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस। तो अगर मैं इसको नंबर्स दे पाऊँ तो ए का आएगा 4, बी का आएगा बी का आएगा फर्स्ट, 3 का आएगा सी का आएगा सेकेंड, एंड डी का आएगा थर्ड। ओके, सो इट शुड बी 4, 1, 2 and 3. A is the correct answer. Very simple, right? इसको आप अपने नॉलेज से भी चेक कर सकते हैं। The next is the first step of research is, it is not selecting a problem, not finding a problem, identifying a problem. यहाँ पर गलत दिया हुआ है, आप आइडेंटिफाई करते हो प्रॉब्लम को, राइट? ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, गोइंग बैक, आई एम रियली सॉरी। सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप उसको यू कैन से उसके बारे में और नहीं जानोगे, राइट? सो फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, राइट? देन you need to select a problem. Okay, so the first step for the research is identifying a problem according to me. The next is, which of the following statement is correct? पूछा है। Objectives of research are stated in the first chapter. Researcher must possess analytical ability. Variability is the source of a problem. All of the above is the correct answer. तीनों correct हैं। A research problem is feasible. Feasible का यहाँ मतलब है possible, कि रिसर्च प्रॉब्लम पॉसिबल कब होती है? जब उसका यूटिलिटी और रेलेवेंस होता है, जब वो रिसर्चेबल होती है, जब कुछ नई चीज ऐड करती है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। हर चीज इंक्लूड होती है। अगर आपको रिसर्च को पॉसिबल बनाना है तो एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट द रिसर्चर interested in the application of statistical techniques in his problem has to ask. मतलब किसी भी इंसान को अगर स्टैटिस्टिक्स यूज करना है अपने रिसर्च में, तो सबसे पहले उसे क्या देखना चाहिए? सबसे पहले उसे ये देखना चाहिए कि क्या उसका डेटा नंबर्स में आ सकता है। अगर आ सकता है तो ही वो इस डेटा को लेगा, वरना नहीं लेगा। द नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेटा कलेक्शन मेथड? राइट, ओपिनियन नहीं, केस स्टडी नहीं, पॉजिटिविज्म नहीं, एलिमिनेशन में या सीधा सामने सामने आंसर लिखा हुआ है इंटरव्यू। ओके, which of the following techniques is a data collection? Several participants including facilitator emphasize on questions, a specific and defined topic and interaction within the group, right? ये मैंने स्टैटिस्टिक्स में लेटेस्ट पढ़ा है, that how to collect your data. Data collection के बहुत सारे types होते हैं। We can have questionnaires, we can have focus group, we can have Delphi technique, right? So ये जो इशारा कर रहा है, this is related to focus group. It is not a case study, it is not an anthropography, and it is none of the above. तो अगर आप एलिमिनेशन के थ्रू भी क्वेश्चन करते आपको इजीली आंसर आ जाता। The next question is the process not needed in an experimental research. Experimental research में कौन सा प्रोसेस नहीं चाहिए? रेफरेंस कलेक्शन नहीं चाहिए। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा, रेप्लिकेट करना पड़ेगा, मतलब वही चीज दोबारा तिबारा बहुत बार करके देखनी पड़ेगी इन एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट्स को एक हद तक कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यस, एवरीथिंग इज अलाउड, बट रेफरेंस कलेक्शन इज नॉट नीडेड, राइट? Which of the type of studies preferred by researcher to estimate the degree of relationship between the level of education and achievement, right? बहुत सिंपल है ये। अगर एक बार भी आपने टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ा होगा, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। इट इज अ कोरिलेशन स्टडी, वेरी सिंपल। विच स्केल इज द सिंपलेस्ट? सबसे सिंपलेस्ट होता है नॉमिनल, नॉमिनल के बाद आता है ऑर्डिनल,
क्योंकि वो ऑर्डर भी देता है। नॉमिनल सिर्फ नेम बताता है, मतलब कोई कैटेगरी बताता है, ठीक है। ऑर्डिनल क्या करता है, नेम या कैटेगरी बताएगा आपको किस कैटेगरी में वो चीज फॉल कर रही है। नॉमिनल में जैसे मेल्स फीमेल्स हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर हो सकते हैं, राइट, एजुकेटेड अनएजुकेटेड हो सकते हैं। अब आप इसमें नंबर थोड़ी दे सकते हो कि एजुकेटेड को ज्यादा नंबर देंगे, अनएजुकेटेड को कम देंगे, नो। ये कैटेगरी में डिटरमाइन करना होता है। तो नॉमिनल वाले में सिर्फ आप कैटेगरी में नाम लिखते हो, दैट्स इट, कि इस कैटेगरी में फॉल करता है। ऑर्डिनल में कैटेगरी लिखते हो प्लस एक रैंक देते हो उसको, 1 2 3 4, राइट। देन वी हैव इंटरवल। इंटरवल में नेम भी होता है, रैंक भी होता है और एक रेंज भी होता है कि किस कहां से कहां तक जा सकता है वो, राइट। द लास्ट इज रेशियो, जहां पर आपको ये सारी चीजों के साथ एक परसेंटेज भी मिलता है। सो नॉमिनल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। और अगर यही आंसर मैंने जस्ट अभी किया था, you can say correct orders of 4 levels of measurement is nominal only category, ordinal category and rank, interval category rank and range, ratio category rank range and percentage or number, pure number, okay. The next question is we use factor analysis. factor analysis हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, to know the difference among various variables, right। तो बेसिकली हम लोग बहुत सारे अगर वेरिएबल्स हैं उनके बीच में अगर हमें डिफरेंस देखना है, वी यूज फैक्टर, राइट। एंड दो वेरिएबल्स के बीच में देखना है तो वी यूज रेंज, ओके। सो दैट इज द डिफरेंस। द नेक्स्ट इज द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ऑलरेडी आ चुका है, ऑब्जर्वेशन चाहिए, कंट्रोलिंग चाहिए, मैनिपुलेशन चाहिए, कंटेंट एनालिसिस नहीं चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर। The last question, which of the following of correlation values is the strongest? सबसे highest value कौन सी है? Negative में है वाले, but -1 is the strongest value, so that is the correct answer. Okay, I hope आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अभी भी आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज मुझसे पूछेगा। I'll be really happy to help you guys. Take good care of yourself, study hard, and yes, जब भी फ्राइडे होता है, फ्राइडे हमारा टेस्ट होता है, तो मेक श्योर अगर आपको 1 घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्लीज डू अटेंड माय लेक्चर्स ऑन अनअकैडमी। यू कैन एक्चुअली follow me on अनअकैडमी with this particular name, okay। So take good care of yourself, study hard, bye bye।